प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाग 1 का अध्ययन किया था, उसमें प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है उसके आगे का भाग, जिसमें प्रतिबिंब स्टार्ट करना है। तो आइए प्रतिबिंब को स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिबिंब में देखिए लिखा क्या है, इसको पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसमें कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दर्पण आगे पता चलेगा 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये सब क्या है आगे बताया जाएगा। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है तो यहाँ से एक किरण चलेगी। ये अवतल नहीं, ये उत्तल दर्पण है। पहले अवतल में देख लेते हैं, तब उत्तल में देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसमें कलेज, इसमें पीछे क्या रहेगा वो अवतल होगा, और इसमें अंदर क्या रहेगा यानी कि दबे हुए तल पर वो उत्तल होगा। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु यहाँ रख देते हैं तो इससे जो किरण चलेगी वो जा कर के दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा। परावर्तन मालूम ही है कि अगर प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, यानी कि ये ऐसे वापस लौट आएगी। और यहाँ पर एक किरण इधर से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र नाम होता है इसे, सी से। ये सब आगे अभी पता चलेगा क्या है, और एफ से होकर के जाती है हमेशा। तो हमारे मुख्य फोकस होता है, सी माने वक्रता केंद्र होता है, ये सब भी आगे बताया जाएगा। और ये दूसरी किरण एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जाएगी, और ये जो दूसरी किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर के गुजारी जाएगी। ये सब नियम है, नियम हम सब बताया जाएगा आगे, धैर्य से केवल पढ़िए। तो ये टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। उसके बाद में अब देखिए ये पहला किरण, दूसरा किरण, ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है जिस वस्तु से किरणें चली थी, यानी कि इसका ये प्रतिबिंब है। यहाँ ये उल्टा है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, नीचे है तो उल्टा है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन गया, ये वाला छोटा सा जो प्रतिबिंब है। तो इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तव में मिलती हैं। देखिए ये वाला आया यहाँ से मिला, और ये वाला दोनों आकर के मिल गए। तो जब वास्तव में मिलती है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु, यही बिंदु वस्तु है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें देखिए 2 चीज़ लिखा था कि जाकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो जाकर मिलती हैं वाला तो हो गया। अवतल दर्पण में वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो जाकर के मिलती वाला हो गया। दूसरा क्या लिखा था, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें प्रतीत होता है, तो देखिए इसमें प्रतीत कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। जब ये उत्तल दर्पण है तो ये प्रकाश की किरणें आई। अब की जब ये इससे परावर्तन होगा तो ये नीचे नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका ढलान अब की इधर है, तो इस प्रकार से ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ अब की इसका जो सी होगा वक्रता केंद्र, ये पीछे होगा इधर से। तो एक तो दूसरा किधर से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरण, तो इसको इधर से गुजारेंगे कि ये सी की ओर जाए। तो सी की ओर जा नहीं पाएगा क्योंकि दर्पण पीछे कले ही हुआ है। जब परावर्तन होगा और इसी मार्ग पर ये फिर से टकरा करके लौट जाएगा, लेकिन इधर जाती हुई प्रतीत होती है। और ये जो किरण है ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है,
ये यप से जाती हुई प्रतीत होती है, यप से ही जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी वह या तो अगर अवतल दर्पण रहेगा तो यप से होकर के ये यप से होकर के जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो यप से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, तो इसमें प्रतीत होती है। अब ये दोनों किरणें, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर थी और ये जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी, ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कहाँ मिली हैं? ये तो मिली हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये सीधा प्रतिबिंब है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो अब देखिए इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए कि ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही थी यहाँ पर, ऐसे तो लग रहा है। और ये वाला देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ यप से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं से किरणें निकल रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इधर से जा रहा था ना, और ये वाला भी इधर से जा रहा था। देखिए इधर तो मुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सी से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो किरण थी, ये ऐसी आई, टकराई, फिर चली गई। तो प्रतिबिंब क्या होता है इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यही है, ये प्रकाश किरणें हैं, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु है पहला और दूसरा, इसको उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका एक परिभाषा और है, इसको भी बता देते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखना है, ये भी सही है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण मान लेते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, समतल दर्पण जो कि हम देखते हैं घरों में, वो समतल दर्पण है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है इतना बड़ा, इसको समतल दर्पण के सामने रख दिए, तो यहाँ से किरणें चलेंगी और वो उसका परावर्तन होगा, तो जा करके कहीं दूसरे बिंदु पर मिलेंगी। परावर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है? यदि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। फिर से, यदि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे ही तो होता है, जब हम दर्पण के सामने अपना चेहरा रखते हैं तो दर्पण में क्या होता है, हमारा चेहरा बन जाता है। यही जो हमारा चेहरा होता है, यही तो प्रतिबिंब होता है हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का। तो दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इसी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और स्वयं वस्तु को बिंब कहते हैं। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। बिंब लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझना कि वो प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की बात हो रही है। वस्तु को बिंब कहते हैं और प्रतिबिंब कहते हैं जो बनता है दर्पण में। देखिए प्रतिबिंब और परछाई, इन दोनों में अंतर है। परछाई दोनों एक नहीं है। प्रतिबिंब तो दर्पण में बनता है, और परछाई क्या होता है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है या कोई अवरोध आ जाता है तब उसके पीछे उसकी आकृति बन जाती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखिए, अगर ये टार्च है, यहाँ से रोशनी निकल रही थी, तो अगर इसके पीछे कोई रख दिया जाए, कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा कर दिया जाए, कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए, तो इस व्यक्ति के यहाँ परछाई बन जाएगी नीचे। इसे परछाई कहते हैं, ये जो आकृति बनती है नीचे ज़मीन पर। तो परछाई क्या होता है कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध या बाधा या कोई वस्तु आती है तब उसका परछाई बनता है। और प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने उसी की आकृति सेम हूबहू वही बन जाती है, वो प्रतिबिंब होता है। सबका प्रतिबिंब अलग अलग होगा, लेकिन परछाई एक प्रकार का हो सकता है। परछाई में चेहरा थोड़ी का नज़र आता है, चेहरा नहीं नज़र आता है, उसमें तो केवल इस टाइप का बन जाता है कि ऐसे लगता है कि ये इन्हीं का परछाई है। लेकिन अगर दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए
और कहा जाए कि ये किसका परछाई है तो उसे स्पष्ट नज़र या उसे स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब देख करके चाहे जितना व्यक्ति हो सबको बता सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब और परछाई। उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी। तो अभी जो बताए हैं इस चित्र में वही आभासी प्रतिबिंब है और आभासिक प्रतिबिंब है। इसको पहले पढ़ देते हैं। यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दा मतलब जैसे पहले गांव में जो है परदहिया जो है वीडियो चलता था शादी ब्याह में, तो वो जो होता था मशीन जिससे पर्दे पर लाइट मारते थे और फिल्म चलती थी, वही वो प्रतिबिंब है, उसको पर्दे पर उतार दिया जाता है जिसमें पिक्चर जो है चलता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब उसमें होता है। तो इसमें वास्तव में मिलता है। देखिए ये तो लिखा है, ये जो चित्र में था, ये यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये कोई वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो अगर वास्तव में मिलेंगी तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और ये दूसरा वाला है आभासी प्रतिबिंब। पहले इसको पढ़ देते हैं। यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो ये दूसरा वाला चित्र देख लीजिए। ये देखिए, ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए ये वाला, ये यहाँ से तो आती हुई प्रतीत होती है। ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है और ये वाला जो किरण है यहाँ सी से आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब इसको ऐसे समझना कि अगर डॉट डॉट बना रहेगा, ये डॉट डॉट अगर बना रहेगा तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब होगा, और अगर ये डायरेक्ट बना होगा यानी कि डॉट डॉट नहीं बना होगा तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसको ऐसे समझना। और एक समझने का तरीका और है, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक स्थिति को छोड़ करके। वो स्थिति क्या है वो आगे पता चलेगा। तो अवतल में अक्सर या ज़्यादातर 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 में से 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कब आभासी बनेगा कब वास्तविक बनेगा ये सब आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ख़त्म हो गया आभासी प्रतिबिंब भी। अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो है इसमें लिखा है, कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो कांच का जो खोखला गोला होता है उसमें से भाग काट लेते हैं, उसी काटे गए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच का भाग होता है। इसमें पहले इसको पढ़ देते हैं। लिखा है, तो गोलीय दर्पण जो होता है उसमें पीछे कलई क्या होता है देखे होंगे। अगर दर्पण में या कांच में, देखिए कांच में जब कलई करते हैं तब वो दर्पण बन जाता है। अगर कांच में कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरण जो है वो गुजर जाएगी, तो वो दर्पण नहीं है। दर्पण कब बनता है जब उसमें कलई करते हैं। तो जो कलई होता है पीछे वो पारे के कलई होता है और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दर्पण के पीछे देखे होंगे जब शीशा फूट जाता है तो पीछे कलई होता है ना एक लाल कलर का, तो लाल ऑक्साइड होता है और पारे की कलई होता है। तो गोलीय दर्पण को और थोड़ा सा चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र बना है। देखिए इसमें तो लिखा था कि जो गोलीय दर्पण होता है ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जैसे देखिए जो भी दर्पण होगा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो पहले कांच का एक खोखला गोला होगा, उसी से काट लेंगे उसको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से इसको काट लिए इतना बड़ा, जब इसको यहाँ से इतना बड़ा काटे हैं तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक दर्पण बन गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण बन गया। अब ये जब दर्पण बन गया तो इस पर कलई हम दो प्रकार से कर सकते हैं।
एक तो नीचे से कर सकते हैं, यहाँ नीचे अंदर से, यानी कि दबा हुआ तल कहते हैं इसे, जो नीचे है उसे दबा हुआ तल कहते हैं। यानी कि दबा हुआ तल पर कलई कर सकते हैं, और एक ऊपर यानी कि उभरा हुआ तल इसे कहते हैं, उभरे हुए तल पर कलई कर सकते हैं। तो जब हम कांच के खोखले गोले को काट करके उस पर कलई कर देते हैं तब क्या बन जाता है, वो दर्पण बन जाता है। लेकिन इस पर हम कलई दो प्रकार से तो कर सकते हैं, इसलिए दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर हम कलई उभरे हुए तल पर करेंगे, उभरे हुए यानी कि उठे हुए तल पर करेंगे, तो यानी कि ये पीछे हो गया, तो प्रकाश किरण इधर अंदर से आएगी, अंदर से आएगी तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा। तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसमें कलई हम अंदर से कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन अब की इधर से होगा, यानी कि प्रकाश किरण, यानी कि देखिए इधर से बना देते हैं इसको। ये जब हम कलई, देखिए ऐसे तो था गोला, जब हम इधर से किए तो प्रकाश का परावर्तन इधर से हुआ, यानी कि ये अवतल बना। लेकिन जब हम कलई इधर से कर देंगे, अंदर वाले पार्ट से, अंदर वाले पार्ट से, तो प्रकाश का परावर्तन इधर पीछे वाले से होगा, तो पीछे वाला इधर कर देते हैं इस प्रकार से। अंदर वाले पर तो किए थे इस प्रकार से, तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। उभरा माने ये जो उठा हुआ भाग है उससे। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ लिखा है, बांटा गया है, दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। मतलब कलई करने के आधार पर प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो टाइप का होता है, एक बार अंदर की तरफ से होगा और एक बार बाहर की तरफ से होगा। अगर अंदर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और अगर बाहर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अवतल दर्पण, इसमें लिखा है ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये बनाया गया है, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये दबा हुआ तल है ना, यानी कि इसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया है, तो ये दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है, यहाँ अवतल दर्पण लिखा है। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसमें कलई उभरे हुए तल पर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या ऐसे ही ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा वाला देख लेते हैं उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, उसमें दबे हुए से हुआ था तो इसमें उभरे हुए तल से होगा। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे माने उठे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए इसमें कलई अंदर किया गया है तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आती हुई मानी जाएंगी, बाईं ओर, इधर से आएगा, इधर से कभी नहीं आएगा कि पीछे से आए, इसलिए इसको उल्टा कर दिया गया था। पर देखिए यहाँ बना रहे थे, गलत हो गया था, यानी कि इधर से प्रकाश की किरणें नहीं आएंगी कभी भी, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक हमेशा इधर से आएंगी। तो ये दबा हुआ तल था तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हुआ, तो अगर उभरे हुए तल से होगा तो उत्तल दर्पण, दबे हुए तल से होगा तो अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद में अब कुछ परिभाषाएं हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना भी आवश्यक है क्योंकि आगे का पूरा इसी पर निर्भर है। देखिए इसमें लिखा गया है, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मतलब जो गोलीय दर्पण होता है, कांच का खोखला गोला, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हीं परिभाषाओं को पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक का कलई पीछे वाले
यानी कि उभरे हुए तल पर किया गया। तो जब उभरे हुए तल पर करते हैं तो वो कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी कि ये अवतल दर्पण है। और यहाँ दूसरा चित्र भी एक बना है नीचे, ये प्रकाश का परावर्तन इसमें उभरे हुए तल पर होगा, क्योंकि कलई इसमें नीचे यानी कि दबे हुए तल पर किया गया है। तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण है। तो अब यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, और वो इतनी परिभाषाएं हैं। देखिए इस पे हेडिंग लिखा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र पढ़ते हैं। ये सब चित्र से समझ में आएगा वक्रता केंद्र क्या होता है। तो चित्र में देखिए, इसको ऐसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण, ये तो गोलीय दर्पण है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गोलीय दर्पण है। दर्पण उसी को कहेंगे जहाँ पर कलई किया होगा। तो ये जो गोलीय दर्पण है, लिखना ऐसे है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। ये जो गोलीय दर्पण था, कोई एक खोखला गोला था, उसी को तो काट करके बनाया जाएगा। शीशा झुकता नहीं है, शीशा गोल कैसे होगा? शीशा लखता तो है नहीं, मतलब सिकुड़ता तो है नहीं, अगर उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा ना। इसलिए कांच का एक खोखला गोला होता है, उसी से काट करके हम दर्पण को बनाते हैं। तो फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये जो गोलीय दर्पण था, इसका एक केंद्र रहा होगा। केंद्र माने तो समझते होंगे ना, वृत्त में जहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक रखते हैं और पेंसिल से घुमाते हैं ना। अगर इस गोले को लंगड़ा प्रकार से बनाया गया होता तो उसका नोक यहाँ होता, वही केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण भी जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में एक परिभाषा और देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, चित्र से समझते हैं। देखिए इसमें भी जो सी है वही वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, वही सेम इसमें भी लिखना है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, इसी को तो त्रिज्या कहते हैं, इसे परिध कहते हैं। परिध से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। यानी कि केंद्र से लेकर के ये परिध के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इसका ध्रुव नाम है पी, अभी आगे अगला हेडिंग ये है। ध्रुव पी होता है, पोल, पोल माने ध्रुव, और सी माने सेंटर, सेंटर माने केंद्र। इसको एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे, यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से यहाँ। और इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आर लिख देते हैं। तो ठीक है, उसके बाद अब अगली वीडियो में बाकी जो ये हेडिंग बचा है उसका अध्ययन करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में आगे की प्रश्नावली का
अध्ययन करेंगे।